क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12वीं कक्षा के लेसन पहलवान की ढोलक के बारे में। पहलवान की ढोलक, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी में हुआ बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में। पूर्णिया जिला 1921 में पूर्णिया के नाम से जाना जाता था, जो अब अररिया के नाम से जाना जाता है। इस जिले के गांव आरोही हिंगाना में हुआ। भारत सरकार द्वारा इनकी साहित्य साधना और राष्ट्रीय भावना को देखते हुए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ये उपलब्धि इनके जीवन की सबसे बड़ी थी। 1977 ईस्वी में 11 अप्रैल 1977 ईस्वी में फणीश्वर नाथ रेणु जी की मृत्यु हो गई। इनकी जो रचना थी, जो हमारे इस पाठ्य पुस्तक में शामिल है, इनकी वो रचना पहलवान की ढोलक आज हमें वो सीख दे रही है जो एक कहानी के रूप में बदलती व्यवस्था को दर्शा रही है। ये जो कहानी है पहलवान की ढोलक, ये हमें व्यवस्था के बदलने की कहानी है। इसके बारे में बताएंगे। कौन सी कहानी? यहां पर दो मुख्य ऐसे व्यक्ति हैं जो बदलने की व्यवस्था की कहानी को दर्शाते हैं। सबसे पहले हैं राजा साहब, जो पुराने ख्यालों के, पुराने विचारों के हैं। दूसरे उनके जो नए राजकुमार हैं, वो नए विचारों के हैं। अब राजा साहब हैं, पुराने व्यवस्था के शौकीन हैं, जिसमें सबसे पहली बात आती है उनकी पसंदीदा पहलवानी। पहलवानों को वो बड़ा पसंद करते थे, इसीलिए उनके राज्य के अंदर राज पहलवान भी रखे जाते थे। अब राज पहलवान जो राजा की पसंद के थे, इसके विपरीत जो नई व्यवस्था वाले जो राजकुमार थे, उनको पहलवानी पसंद नहीं थी, उनको घुड़सवारी पसंद थी। वो घोड़ों से प्रेम ज्यादा करते थे। क्यों? बाहर विलायत में पढ़े थे, वहां उन्होंने जैसा माहौल देखा तो वैसे उनके शौक बन गए, तो उनको पसंद थी घुड़सवारी। इस सारी व्यवस्था की कहानी का अंत बड़ा ही मार्मिक और दुखद होता है। यही कहानी हम आज यहां पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के सारांश को शुरू करने से पहले मैं इसके मुख्य पात्र के बारे में बता देता हूं, जिसका नाम है लुट्टन पहलवान। अब पहलवान नाम से जैसे हमें लगता जोश आ जाता है पहलवान सुनते, ठीक वैसा ही यहां पर लुट्टन है, जो वो बड़ा ही जोशीला युवक है, जोशीला पहलवान है। अब इनकी एक खास बात यह है कि 9 साल की उम्र में ही इनके जीवन में वो बुरा दौर शुरू हो गया था जो किसी के जीवन में न हो। अर्थात 9 साल की उम्र में ही बेचारे अनाथ हो गए थे। बाल विवाह कर दिया गया। बाल विवाह होने के पश्चात इनका जो पालन पोषण किया गया, 9 साल की उम्र में ही बाल विवाह, और उसके पश्चात इसकी जो सास थी वो भी विधवा सास के द्वारा ही इसको पाला पोसा गया। बदले में ये क्या करते थे, अपने सास के घर रहते, उनके घर रहकर उनके पशुओं का, उनके खेतों का सारा काम करते थे। अब धीरे धीरे जो जो इनकी उम्र बढ़ती चली गई, त्यों इनके अंदर वो जोश, वो जज्बा, वो बढ़ता चला गया। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा एक कारण था कि उनकी जो सास थी वो विधवा थी और निम्न श्रेणी से, निम्न जाति से संबंध रखती थी, तो उनको मोस्टली गांव वाले बहुत ताने देते थे, और वो ताने सुनकर लुट्टन सिंह के अंदर बड़ी ये होती थी कि मैं इनको उल्टा जवाब दूं, लेकिन उसमें कमजोर होने की वजह से जवाब नहीं दे पाते थे। बदले की भावना उसके अंदर आ गई थी कि एक दिन इन साहूकारों को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये बात सुनते सुनते धीरे धीरे लुट्टन साहब बड़े होते चले गए। बड़े हुए तो उनका सबसे पसंदीदा भोजन सादा खाना और मेहनत करना ये रहा था। वो दूध बहुत पीते थे, दूध के शौकीन थे, दूध बहुत पीते थे, तो वो कसरत करते, दूध पीते और पहलवान बहुत जबरदस्त। अब जैसे ही वो युवा हुए, अब उनको एक बात और बता दें, दूसरे जो मुख्य पात्र हैं वो है शेर का बच्चा। अब शेर का बच्चा कौन? शेर का बच्चा जैसे नाम से ही पता चल जाता है, हाँ जरूर शेर का बच्चा है तो पावरफुल आदमी होगा, जरूर ताकतवर होगा। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, क्योंकि शेर का बच्चा जिसका असली नाम चांद सिंह था वो भी पहलवान थे, वो राज दरबार के पहलवान थे।
राजा साहब के यहाँ रहते थे। राजा साहब सारा उसका एक्सपेंस उठाते, सब खर्चा उठाते थे, खूब खाते, एक्सरसाइज करते और बहुत ही हट्टे कट्टे नौजवान, बहुत जबरदस्त पहलवान थे। अब ये बातें चलते चलते उसको भी असली बात एक बात है, राज दरबार के जो मुख्य पहलवान रहे हैं जिनका नाम है बादल सिंह, ये चांद सिंह उनके शिष्य, सबसे फेवरेट शिष्य। अब इनके द्वारा जो पहलवानी की जाती थी उसका डंका दूर दूर तक बजता था। लुट्टन सिंह के मन में भी ऐसे ही ख्याल आने लगे कि एक दिन मैं इनको जरूर हरा के दिखाऊंगा, और उन्हीं को जोश में लेते हुए वो एक्सरसाइज करते। अब मन में एक ख्याल आया कि ये सब हो कैसे, ये सब हो कैसे। तो उन्होंने राजा साहब के द्वारा जो गांव था, राजा साहब का जो गांव था श्यामनगर, श्यामनगर में एक दंगल का आयोजन किया गया। और उस दंगल में जैसे ही ये बड़े बड़े पहलवान आए तो उन पहलवानों के बीच में लुट्टन साहब भी पहुंच गए। लुट्टन साहब ने देखा कि आज मौका है, मैं अपनी पहलवानी दिखा देता हूं। वो राजा साहब के पास जाते हैं और उनसे अनुमति मांगते हैं कि महाराज मुझे भी पहलवानी करने का मौका दे दीजिए, मैं इस चांद सिंह से पहलवानी करना चाहता हूं। अब चांद सिंह से पहलवानी के लिए कोई बीच में आता है तो जो चांद सिंह के पसंदीदा दर्शक थे वो लुट्टन को कोसते हैं कि मारा जाएगा तुम, चांद सिंह तुझे मसल के रख देगा। लेकिन चांद सिंह से कुश्ती करने के लिए लुट्टन सिंह उतना ही लालायित था। उसने महाराज से कहा कि महाराज आप मुझे कुश्ती करने की अनुमति दे दें, यदि आप अनुमति नहीं देंगे तो यही दीवार के सिर मारकर अपना सिर फोड़ लूंगा, लेकिन लुट्टन सिंह इससे कुश्ती जरूर करेगा। महाराज ने भी जैसे तैसे ये बातें सुनी और दर्शकों ने भी जैसे ये बातें सुनी, उन्होंने कहा कि ठीक है लड़ने दो, मारा जाएगा, लड़ने दो, चांद सिंह देख लेगा इसको। तो राजा ने भी अनुमति दे दी। अब राजा ने जब अनुमति दी तो दोनों, शेर का बच्चा अर्थात चांद सिंह और जो युवा पहलवान थे लुट्टन सिंह, दोनों मैदान में आए। दोनों मैदान में आते हैं, दो दो हाथ दिखाते हैं। अब इस दौरान क्योंकि चांद सिंह बहुत ही अनुभवी, जोशीले ऐसे थे, तो उन्होंने लुट्टन सिंह को अपने ऐसे दाव पेच में फंसा लिया और उनकी गर्दन को इतनी जोर से दबाया कि लुट्टन सिंह की आंखें बाहर निकलने को आ गई। अब लुट्टन सिंह भी अपनी हार मानने वाला नहीं था। तभी लुट्टन सिंह को वो ढोलक की आवाज सुनाई दी जो लुट्टन सिंह हमेशा बजाता रहा। अब लुट्टन सिंह ढोलक हमेशा क्यों बजाता था, किस लिए बजाता था, इसके पीछे भी एक कहानी है। ये इन दोनों पहलवानों की कुश्ती के बाद बताता हूं कि इन दोनों की आवाज जब दंगल में उठ रही थी तब उस दौरान लुट्टन के कानों में वो ढोलक की आवाज आई, वो ढोल की आवाज आई। और वो ढोल की आवाज क्या थी, धाक धिना तिरकट धिना, धाक धिना तिरकट धिना, अर्थात दाव काट और बाहर आजा, दाव काट और बाहर आजा। दूसरी जो आवाज थी वो क्या थी, चटाक चट धा, चटाक चट धा, उठा और पटक दे, उठा और पटक दे। उस ढोल को इस प्रकार से सुनकर लुट्टन सिंह के अंदर भी जोश आ गया। लुट्टन सिंह चांद सिंह के दाव पेच से बाहर निकलता है और जैसे ही दूसरी आवाज सुनता है, चटाक चट धा, चटाक चट धा, लुट्टन सिंह उस चांद सिंह को उठाता है और दंगल में चित्त कर देता है। दंगल में लुट्टन सिंह द्वारा चांद सिंह को चित्त करते ही चारों तरफ लुट्टन सिंह की और महाराज की जय जयकार होनी शुरू हो जाती। महाराज उनको सम्मानित करना चाहते हैं लेकिन उनको सम्मानित नहीं करते, अपितु सम्मान के रूप में क्या करते हैं, राजमहल के अंदर उसे पहलवान रख लेते हैं। लुट्टन सिंह के दो बेटे पैदा हुए, लेकिन अफसोस कि उनकी जो पत्नी थी वो भी चल बसी, उसकी सास वो भी चल बसी, परिवार में यही रह गए दो बेटे और लुट्टन सिंह। अब बात आती है जो बीच में रह गई थी, लुट्टन सिंह हमेशा ढोल क्यों बजाते थे। लुट्टन सिंह हमेशा ढोल इसलिए बजाते थे कि गांव के अंदर एक महामारी फैल गई थी। महामारी उस समय मलेरिया और हैजा सबसे खतरनाक यही होती थी।
उस समय गांव के अंदर ये दोनों बीमारी फैल गई। सर्दी का मौसम था, चारों तरफ कड़कड़ाहट भरी सर्दी थी, हाड़ तोड़ सर्दी थी। कुत्ते भी अपने आप को बचाने के लिए लोगों के घरों में जो हारे होते ना, जहां हम दूध या पशुओं का चारा पकाते हैं, सभी जानते होंगे बच्चों, उस राख के अंदर अपने आप को गर्म करने के लिए बैठते थे, इतनी सर्दी थी। अब उस बीमारी के अंदर सभी चारों तरफ जो हैजा और मलेरिया की बीमारी थी, उसके कारण चारों तरफ गांव में चित्कार ही चित्कार, अर्थात रुदन ही रुदन, रोने की ही आवाज सुनाई देती थी। क्यों? हर रोज उन बीमारियों का कोई न कोई काल का ग्रास बन जाता था, मर जाता था, और उसके परिवार वाले दिन भर रुदन करते थे। उस रुदन के बाद लोगों को थोड़ा सा अपनापन लगे, इसलिए लुट्टन सिंह हमेशा रात को पूरी रात भर भोर होने तक अपना ढोल बजाता रहता था। ये था उसका ढोल बजाने का कारण कि लोग अपने आप को अकेला न महसूस करें, और सुबह जैसे ही सूर्य की किरण निकलती, लोग अपने उसी जोश से उसी काम में लग जाते। लेकिन अफसोस, तब तक उठते तो कोई न कोई गांव में से एक दो के मरने की सूचना फिर आ जाती और चारों तरफ फिर चित्कार होता था। अब ये बात उसके ढोलक की। अब बात आती है राजा सिंह के पहलवान की। भी राजा जब राजा के महल में लुट्टन सिंह पहलवान बन जाता है, तो वो उसको खाने पीने का ऐशो आराम भरा जीवन मिलता है। वो भी अपने बच्चों को ऐसे ही पहलवानी सिखाता है। अब पहलवानी सिखाता है, धीरे 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 राजा सिंह राजमहल में अच्छा जीवन व्यतीत करता है, बहुत दंगल जीतते हैं लुट्टन सिंह। और ये सब बातें होते होते राजा की अचानक मृत्यु हो जाती है। अब राजा की अचानक मृत्यु हुई तो नए राजकुमार आ गए। नए राजकुमार के आते ही राजकुमार नए विचारों के थे, उन्होंने सारी पुरानी व्यवस्था को ही बदल दिया। और सबसे पहले जो उसकी व्यवस्था का शिकार बने वो थे पहलवानी। जितने भी वहां पहलवान थे, उन्होंने कहा इन पहलवानों की हमें जरूरत नहीं है, क्यों हम इनके ऊपर पैसा बर्बाद करें, हम इसके स्थान पर नया खेल लेके आते हैं, और वो खेल रहेगा हमारा घुड़सवारी। अब इस व्यवस्था के बदलने की मार लुट्टन सिंह पे भी पड़ी। लुट्टन सिंह अपने दोनों बेटों को लेकर वापस अपने गांव लौट आए। अब गांव वापस लौट आए तो वहां आकर वो क्या करते, काम तो कोई था नहीं। उन्होंने फिर वही अपनी पहलवानी बच्चों को, गांव के बच्चों को सिखाने शुरू की। एक छोटा सा स्कूल किया जिसके अंदर वो दाव पेच सिखाते और बच्चों को पहलवान बना रहे थे। लेकिन धीरे धीरे अकाल पड़ा, लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि वो लुट्टन सिंह की फीस दे, तो उन्होंने कहा कि हम बच्चों को पहलवानी ही नहीं सिखाते। और धीरे धीरे क्या हुआ कि लुट्टन सिंह का पूरा अखाड़ा जो स्कूल था वो खत्म। उसके पास केवल और केवल 2 ही शिष्य बचे, और वो दोनों ही उसके बेटे थे। उनसे भी सुबह और शाम पहलवानी करवाते और दिन में वो भी अपने मेहनत मजदूरी करते। अब इस बीमारी के दौरान जो गांव में इतनी हैजा और मलेरिया बीमारी फैली थी, इस बीमारी में पहलवान लुट्टन सिंह के दोनों बेटे भी शिकार हो गए। अब दोनों बेटे जब शिकार हो गए, बीमार हो गए, और धीरे धीरे वो भी मौत की ओर जा रहे थे, लेकिन लुट्टन सिंह का वो ढोल बजाना वो अब भी निरंतर जारी था। लुट्टन सिंह ने एक बात कही थी कि बेटा, या अपने शिष्यों से, जिस समय वो स्कूल में बच्चों को पहलवानी सिखाते थे, कि बेटा एक बात का हमेशा मेरा ध्यान रखना, मैंने आज तक जितनी भी पहलवानी की हैं, मैं कभी चित नहीं हुआ हूं। इसलिए यदि मेरे प्राण भी कभी निकलें तो मुझे कमर के बल मत लेटाना, मुझे पेट के बल ही अब मेरी चिता पर लेटाना। क्यों? क्योंकि मैं आज तक किसी से चित नहीं हुआ हूं, इसलिए नहीं चाहता कि मौत भी मुझे चित करे। ठीक है, माना कि मेरे प्राण निकल सकते हैं, लेकिन मैं तब भी कमर के बल नहीं, पेट के बल लेटा हूं। ऐसा उन्होंने कहा। तो यही बात उनके शिष्य जानते थे। अब लुट्टन सिंह के दोनों बेटे जो मर चुके थे, लुट्टन सिंह ने खुद अपने दोनों बेटों को वहां की नदी में बहा दिया। अर्थात क्योंकि वो इतने दरिद्र थे, गांव में इतनी बीमारी फैली हुई थी कि वो एक दूसरे का दाह संस्कार भी नहीं करते थे। उस समय नदी में उनको बहा देते थे, वो मछलियों का और उनका खाने का शिकार बन जाते। अब लुट्टन सिंह घर में अकेला रात को ढोल बजाता। लेकिन अफसोस कि एक बार क्या हुआ कि रात जो हमें इतना ढोल सुनाई देता था,
पूरी रात रात भर जो ढोल सुनाई देता था, उसकी अचानक आवाज रुक गई। गांव के लोगों ने भी सोचा कि आज लुट्टन सिंह का जो ढोल था उसकी आवाज नहीं सुनाई दी। अब जाकर लुट्टन सिंह देखता है, लुट्टन सिंह की झोपड़ी में लोग, गांव के लोग जाकर देखते हैं कि लुट्टन सिंह को क्या हुआ, जिस विष का ढोल नहीं बजा। तो लुट्टन सिंह अपनी झोपड़ी में पेट के बल लेटा हुआ होता है और लोग उसे जाकर उठाते हैं तो उस समय लुट्टन सिंह मर चुका होता है। ये इस कहानी का बड़ा ही दुखद अंत था। और जैसा कि लुट्टन सिंह ने अपने शिष्यों को बताया था कि मुझे मेरी चिता पर भी कमर के बल मत लेटाना, मुझे पेट के बल लेटाकर ही मेरी चिता को आग लगाना, उनके शिष्यों ने वैसा ही किया। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि इस कहानी का अंत भी बहुत ही दुखद है, मार्मिक है, और यही लुट्टन सिंह का अंत हुआ। तो बच्चों, ये थी अपने इस पाठ की कहानी पहलवान की ढोलक। अब ये जो कहानी आप लोगों ने सुनी, ये आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर अपने इन विचारों को साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।